हे एवरीवन, दिस इज श्रुति मैम। वेलकम बैक टू आवर चैनल वन स्टॉप नीट। और आज वन क्वेश्चन कंफर्म में हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ये मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का टॉपिक है और ये मान लो कि एक क्वेश्चन इस टॉपिक से जरूर इस बार आएगा, यानी नीट 2024 का एग्जाम जो होने वाला है 5 मई को, 5 मई को, उसमें एक क्वेश्चन जरूर आएगा। तो आई होप अगर आप नीट 2024 के एस्पिरेंट हैं और 2 वीक रह गए प्रिपरेशन में, आप अच्छे से रिविजन कर रहे हैं। मैं ऐसे टॉपिक्स जो है आपको इस टाइम पर चैनल पर पढ़ाना चाहती हूँ जो मुझे लगता है कि जरूर क्वेश्चंस के फॉर्म में पूछे जाएंगे। और मैं कोशिश कर रही हूँ कि लास्ट 15 डेज जो बचे हैं, है ना, उसमें हम एटलीस्ट 50 to 100 मार्क्स बूस्ट कर सकें अपने, है ना। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिए, जरूर से बेल आइकन प्रेस कीजिए और डेली जो वीडियोस आ रहे हैं वन क्वेश्चन कंफर्म में वो देखते रहिए, चाहे वो बायो है या फिर केमिस्ट्री, सो दैट आप अपने मार्क्स 50 से 100 के बीच में बूस्ट कर सके इवन लास्ट 15 डेज में। और ये बिल्कुल पॉसिबल है। देखो, जेनेटिक्स एक ऐसा यूनिट है जिससे क्वेश्चंस आते हैं, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, है ना। तो इट्स ऑल जस्ट जेनेटिक्स, ठीक है, ये याद रखना है। और आपका मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस जो चैप्टर है स्पेसिफिकली, वहां पर हर एक टॉपिक जो शुरुआत से एंड तक आप पढ़ रहे हैं, यानी कि आप डीएनए रेप्लिकेशन से शुरू करते हैं, मैं बोलूं इवन आप जो है डीएनए के स्ट्रक्चर से शुरू करते हैं और आप खत्म करते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पर जाकर इस चैप्टर को। बहुत बड़ा चैप्टर है, बट ये मान लो कि एक एक क्वेश्चन हर उस टॉपिक से पूछा जाता है ना। इवन एक मतलब एक बार में एग्जाम में इस एक चैप्टर से इवन 7 to 10 क्वेश्चंस भी आए हुए हैं, है ना। तो इसका वेटेज बहुत 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 हाई है और इस चैप्टर को आपको बार बार रिवीजन करते रहना चाहिए एग्जाम के दिन तक, ठीक। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट फटाफट से जो है रिवाइज कर लेते हैं, क्या मतलब है इस प्रोजेक्ट का और क्यों ये प्रोजेक्ट किया गया। भाई, ह्यूमन का जो ओवरऑल डीएनए का सीक्वेंस है ना, उसमें बहुत सारे ऐसे लोकेशंस हैं जहां पर जीन छुपे हुए हैं और यही जीन आगे जाके प्रोटीन के लिए कोड कर रहे हैं। इन्हीं जीन में कोई गड़बड़ी हो जाती है, किसी तरीके का म्यूटेशन हो जाता है तो बीमारी भी हो जाती है ना। हमने यही पढ़ा है इससे पहले, ठीक। तो लोगों को लगा कि क्यों ना हम पूरा ह्यूमन का सीक्वेंस ही निकाल लें। फिर उसमें देख ली कि कहाँ पर जीन है, कहाँ पर नहीं है, कहाँ पर कोडिंग पोर्शन है, कहाँ पर नहीं है ना, किस तरीके से हमारा जीनोम पूरा बना हुआ है, क्या सीक्वेंस है, और उसको हम फर्दर यूज करें जो है अलग अलग तरीके से मेडिसिन बनाने के लिए, फार्मा इंडस्ट्रीज के साथ जो है काम करने के लिए, है ना। तो बेसिकली ह्यूमन या मैं बोलूँ मैनकाइंड का भला कैसे कर सकते हैं हम, हमारा खुद का पूरा जेनेटिक सीक्वेंस जान के, इसके वजह से हमने जो है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट करा। सबसे पहला क्वेश्चन जो अब इससे आता है वो ये है कि क्यों हम इसको मेगा प्रोजेक्ट मानते हैं, ठीक है। अब इसमें दो चार पॉइंट्स है जो याद रखने पड़ेंगे, क्यों भाई हम बोलते हैं कि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, ठीक। तो हमें पता है कि हमारा जो ह्यूमंस का एस्टिमेटेड बेस पेयर है वो कितना है, कितना 3 × 10⁹ बेस पेयर हमें जानना था, ठीक है। बेस पेयर क्या है, ऐसा A T C G, और क्योंकि ये हमारा डीएनए डबल स्टैंडर्ड है तो TAGC, है ना, ये एक बेस पेयर, ये दूसरा बेस पेयर, ये तीसरा, ये चौथा, तो हमें ऐसे 3 × 10⁹ बेस पेयर जानने थे, ठीक। अब देखा गया पहले ये कि भाई एक बेस पेयर पता करने के लिए कितना खर्चा करना पड़ेगा, हमें क्या क्या टूल चाहिए, कंप्यूटर चाहिए, लैब में क्या क्या फैसिलिटीज चाहिए, है ना। तो पहली चीज जो पता लगी कि अगर मुझे एक बेस पेयर जानना है, ठीक है, तो $3 लग जाएंगे। $3 लग जाएंगे, यानी कि मुझे 3 × 10⁹ बेस पेयर जानना है तो मुझे कुछ $9 बिलियन खर्च करने पड़ेंगे। अब देखो, ये आज की बात नहीं है ना। ये प्रोजेक्ट जो है स्टार्ट हुआ था कब, 1990 में, तब बोला गया था $9 बिलियन, है ना। क्या लगाया गया था एस्टिमेट की 13 इयर्स में ये खत्म हो जाएगा, तो कुछ 13 इयर्स प्रोजेक्ट चलने का एक एस्टिमेट लगा था, ठीक है। कंप्लीट होना चाहिए था 2003 तक, ठीक, लेकिन कंप्लीट हुआ था कब तक, 2006 में जाकर, ठीक। तो 3 साल और ज्यादा ही लग गया था, है ना। क्यों, क्योंकि जो सीक्वेंस है क्रोमोसोम 1 का, देखो क्रोमोसोम वाइज हमारे डीएनए डिवाइडेड है ना, तो जो सीक्वेंस है क्रोमोसोम 1 का, उसको पूरा सीक्वेंसिंग करने में काफी टाइम लग गया था, ठीक। अब नेक्स्ट पॉइंट ये है कि भाई किसने इतनी मेहनत करी, किसने ये सोचा कि हम जो है करते हैं चलो ये सीक्वेंसिंग, है ना। तो सोचा किसने, अब आपको वो नाम कुछ याद रखने हैं, लेकिन तो यूएस में शुरू हुआ था ये प्रोजेक्ट, है ना। तो यूएस का डिपार्टमेंट ऑफ
एनर्जी, ये दो यूएस के ऑर्गेनाइजेशन, और दूसरा एनआईएच, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ। देखो बहुत काम करता है ये शुरू से, है ना, हेल्थ रिलेटेड सेक्टर में बहुत फेमस इंस्टीट्यूट है। ठीक, तो दो तो ये हो गए, है ना। फिर आया आपका वेलकॉम ट्रस्ट। ठीक, अब ये याद रखना है। तो दो तो यूएस के हो गए, डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, है ना, यूएस में ही शुरू हुआ था। फिर आया आपका वेलकॉम ट्रस्ट, और फिर कुछ 20 कंट्रीज ने, है ना, 20 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया। ठीक, इन 20 कंट्रीज में जो मेजर कंट्रीब्यूशन था वो 4 कंट्रीज का था, तो वो आपको याद रखना है। कौन कौन से हैं? एक है जर्मनी, दूसरा है जापान, तीसरा है फ्रांस, और चौथा है चाइना, है ना। अब ये 4 कंट्रीज के नाम याद रखने हैं। ठीक, तो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी और एनआईएच, वेलकॉम ट्रस्ट, और 20 कंट्रीज ने कुछ मिलकर काम किया, जिसमें 4 इंपॉर्टेंट मेजर कंट्रीब्यूटर्स थे, जर्मनी, जापान, फ्रांस और चाइना। ये याद रखना है। ठीक, अब एक और बात देखो, मैं इतना बड़ा सीक्वेंस निकाल रही हूं तो याद तो रहेगा नहीं, हमारे दिमाग में तो बैठ नहीं जाएगा, कहीं तो उसको स्टोर करना पड़ेगा, तो उसका भी एस्टिमेट लगाया गया, है ना। तो हुआ कि भाई मान लो हम बुक में लिखते जाएं वो सीक्वेंस, है ना, बुक बना ले इसकी। तो अगर एक बुक है जो आप बना रहे हैं और बुक में है 1000 पेजेस, ठीक, और एक पेज में, इस बुक में एक पेज में अगर आप 1000 लेटर्स या अल्फाबेट्स लिख सकते हैं, ठीक है, तो जो 3 × 10⁻⁹ बेस पेयर हैं, इनको स्टोर करने के लिए आपको 3300 बुक्स लिखनी होगी। ठीक है, अब सोचो इसको लिख भी दोगे तो किसी फार्मा इंडस्ट्री को देना हो ये डेटा तो कैसे दोगे भाई, तो बहुत मुश्किल है ना। तो हमने पहले क्या डिसाइड किया, देखो एक्सपेरिमेंट है बहुत बड़ा, कोई भी एक्सपेरिमेंट जब हम करते हैं तो क्या करते हैं, पहले एम या गोल डिसाइड करते हैं, फिर मेथोडोलॉजी देखते हैं कैसे करेंगे, और फिर देखते हैं हमारा इन्फ्रेंस रिजल्ट क्या आ रहा है ना। यही यहाँ पर भी किया गया। सबसे पहले बात कर लेते हैं गोल्स की। ठीक, अब इंपॉर्टेंट है याद रखना, गोल ये था कि भाई पहली चीज हमें 3 × 10⁹ बेस पेयर का सीक्वेंस जानना है। तब हमने एक एस्टिमेट लगाया था कि भाई हमें लगता है 20 से 25 हजार जीन जो होंगे तो उनका सीक्वेंस क्या है वो जानना है। फिर हम पूरा सीक्वेंस कर लें तो इसको हमें स्टोर करना है, प्रोसेस करना है, एनालाइज करना है। भाई बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच बन गई इसके वजह से, कौन सी? बायो इन्फॉर्मेटिक्स, ये भी नीट में पूछा जा चुका है ना। तो एक पूरी बायो और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को मिलाकर, है ना, जो है ब्रांच बन गई इस वजह से बायो इन्फॉर्मेटिक्स, जहां पर हम ये पढ़ते हैं कि किस तरीके से हम जो है अलग अलग सॉफ्टवेयर यूज करके और ये पूरा जो जीनोम का, प्रोटीन का डेटा है वो कैसे प्रोसेस कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, है ना। उसके बाद अब हमने पूरा सीक्वेंस देख लिया, उसको एनालाइज तो करेंगे, देखेंगे तो कि हाँ भाई यहाँ पर जीन में गड़बड़ी है, यहाँ पर ये प्रॉब्लम, वहां पर वो प्रॉब्लम, ठीक है। तो इम्प्रूव्ड टूल्स चाहिए एनालिसिस के लिए, वो बनाने हैं। फिर किसी भी इंडस्ट्री को हमें डेटा ट्रांसफर करना है तो हमें जो है उसके लिए टूल चाहिए। और बहुत सारे लोग, है ना, इसको सोशल इशू मानते हैं कि क्यों हम, नेचर ने जिस तरीके से हमारे जीनोम को बनाया है, हम खिलवाड़ कर रहे हैं। तो बहुत सारे एथिकल, लीगल, सोशल इश्यूज आएंगे, एलसी बोलते हैं इसको, तो हमने इसको फाइट भी करना है भाई, है ना, क्योंकि हमें लगता है कि हम सही काम कर रहे हैं। ठीक, तो हमारा मेजर काम क्या है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस में जो है हम इसको यूज करना चाहते हैं। अब आती है बात मेथोडोलॉजी की, कैसे करेंगे हम भाई। दो तरीके के मेथड हो सकते हैं, एक हम बोलते हैं एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग, ठीक, ईएसटी। ये क्या है, यहां पर हम जो है पूरा का पूरा जीनोम नहीं देख रहे हैं, है ना। आपके जो जीनोम है उसमें दो पोर्शन है, एक है जो कि किसी प्रोटीन के लिए कोड कर रहा है ना, जिसको हम कोडिंग पोर्शन बोलते हैं, और दूसरा है जो किसी प्रोटीन के लिए कोड नहीं कर रहा, जिसको हम जंक डीएनए या नॉन कोडिंग पोर्शन बोलते हैं। ठीक, तो देखो एक ग्रुप ने ये बोला, अब देखो साइंटिस्ट ही तो बैठे होंगे ना, बायोलॉजिस्ट ही तो बैठे होंगे ना, जो देख रहे होंगे भाई कैसे हम चेक करें। तो एक ग्रुप ने बोला कि क्यों ना हम सिर्फ कोडिंग पोर्शन देख लें, क्योंकि एक्चुअली तो जीन वही है, एक्चुअली तो वहीं से प्रोटीन बन रहा है ना। तो इससे हमारा काम आसान हो जाएगा, हमें कम ही सीक्वेंस देखना पड़ेगा और उसी को सीक्वेंस करके और वही यूज करते रहेंगे। दूसरा है आपका सीक्वेंस एनोटेशन। सीक्वेंस एनोटेशन ये बोलता है कि नहीं भाई, है ना, हो सकता है कि नॉन कोडिंग पोर्शन भी इंपॉर्टेंट हो, तो हमें एक्चुअली कोडिंग
और नॉन कोडिंग, दोनों पोर्शंस को देखना चाहिए, तो पूरा ही सीक्वेंस करना चाहिए, है ना। तो यहां पर हम होल सेट ऑफ जीनोम प्रोसेस कर रहे हैं, इसको सीक्वेंस कर रहे हैं। यहां पर हम सिर्फ कोडिंग पोर्शन सीक्वेंस करने की बात कर रहे हैं। कौन सा फाइनल हुआ? फाइनल हुआ यही वाला। हमने कौन सा मेथड यूज किया? हमने कंप्लीट जीनोम सीक्वेंस किया, कोडिंग भी नॉन कोडिंग भी, सीक्वेंस एनोटेशन किया गया। अब देखो बहुत सिंपल से एनसीईआरटी में समझाया कि हमने किया क्या, है ना। हमने एक जगह से जो है एक इंसान से सेल निकाला, उसके सेल से डीएनए निकाला, डीएनए को एक्सट्रैक्ट करके, है ना, उसको सीक्वेंस करा और सीक्वेंस करके कंप्यूटर के हेल्प से पूरा सीक्वेंस जान लिया और इसको स्टोर कर लिया कंप्यूटर के अंदर। यही मेथड है, ठीक। अब एक तो ये रहा। दूसरा, ये टाइमलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि कब ये शुरू हुआ था और कब ये खत्म हुआ था। तो भाई हमने बोला कि कुछ 19 कब, है ना, ये याद रखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 1990 के टाइम पे, यानी यहां पर 1990 के टाइम पे शुरू किया गया था। एस्टिमेट ये था कि 2003 में खत्म हो जाएगा, बट खत्म हुआ 2006 में जाकर। 16 ईयर का प्रोजेक्ट बन गया, ठीक है। अब ये याद रखना है। अब नेक्स्ट आते हैं रिजल्ट्स पर कि हमें रिजल्ट क्या मिला भाई फाइनली, है ना। तो रिजल्ट हमें ये मिला कि हमने देखा ह्यूमन जीनोम कुछ जो है 3164.7 मिलियन बेस पेयर का बना हुआ है। यहां पर अगर आप एवरेज जीन देखेंगे, है ना, एवरेज बोल रहे हैं, तो कोई जीन छोटा भी हो सकता है, कोई बड़ा भी हो सकता है। जो कोडिंग पोर्शन है वो छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। तो एवरेज है 3000 बेसिस का, लेकिन ये वेरी कर सकता है। कैसे बता रहा है? एक हमें सबसे बड़ा ह्यूमन में जो जीन पाया जाता है वो मिला, ठीक है, डिस्ट्रोफिन। ठीक, इसके बारे में पहले भी आपने सुना हुआ है, ठीक। डिस्ट्रोफिन जीन एक प्रोटीन बनाता है, डिस्ट्रोफिन प्रोटीन, वो ना बने तो मसल्स में एक बीमारी होती है, ठीक है ना, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी बोलते हैं उसको। हमने ये देखा कि ये जो डिस्ट्रोफिन जीन है वो एक्चुअली 2.4 मिलियन बेसिस से बना हुआ है, यानी कि 24 लाख, भाई 2 मिलियन 20 लाख हो गए और प्लस 4 लाख और, है ना, 24 लाख बेसिस से मिलकर बना हुआ है। तो एवरेज जीन साइज हम बोल रहे हैं 3000 बेसिस, लेकिन ये वेरी करता है। कोई बहुत छोटा 20 बेस का भी जीन होगा, और सबसे बड़ा जीन जो आपको मिलता है वह डिस्ट्रोफिन जीन, जो 2.4 मिलियन बेसिस का बना हुआ है। अगर हम बात करें कि भाई टोटल नंबर ऑफ जीन्स हमें कितने मिले, है ना, तो हमें मिले कुछ 30,000 जीन। जबकि एस्टिमेट क्या था, लोगों को लगता था कि भाई 80K टू 1.4 लाख जीन एग्जिस्ट करते होंगे, बट हमें इतने नहीं मिले। अब क्या जरूरी है कि हमने 100% जीन जो हमारी बॉडी में काम करे वो ढूंढ लिए? भाई ये भी जरूरी नहीं है ना। एक और बहुत इंपॉर्टेंट हमें बात पता लगी कि कोई भी ह्यूमन उठा लो, अब हम एक ही स्पीशीज के इंडिविजुअल की बात करें, होमोसेपियंस की बात करें, तो कोई भी ह्यूमन उठा लो, सारे ह्यूमंस अपने जेनेटिक मेकअप में 99.9% सेम है। डिफरेंस कितने का है? सिर्फ 0.1% का। तो हम सब सिर्फ 0.1% अलग है। फिर क्या पता लगा कि हमने जितने जीन ढूंढे हैं एक्चुअली उसका 50% का तो हमें फंक्शन भी आज तक नहीं पता है, लेकिन यानी कि अभी तो हमें फंक्शन ही पता लगाना पड़ेगा, है ना। हमारा जो पूरा जीनोम है उसका सिर्फ लेस देन 2% है जो कि एक्चुअली कोडिंग रीजन है। 98% क्या है? जंक डीएनए, है ना। तो उसका ये मतलब नहीं है कि वो जंक है तो वो जो है कूड़ा है, वो कबाड़ है, उसका कोई काम नहीं, उसका भी इंपॉर्टेंट काम है, ठीक। तो लेस देन 2% जो है जीन प्रोटीन के लिए कोड कर रहा है, और हमारे पूरे इस जो 98% नॉन कोडिंग पोर्शन है उसमें बहुत सारे रिपीटेड सीक्वेंस है। मतलब कि मान लो ACTC रिपीट हो रहा है, तो ये बार 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 रिपीट होता जा रहा है। क्या ये किसी जीन का पार्ट है? क्या ये कोड कर रहा है प्रोटीन के लिए? नहीं, ये नॉन कोडिंग पोर्शन का पार्ट है, ठीक। यहीं पर हमने बात किया सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म का, यानी कि कुछ ऐसे, है ना, मैंने क्या बोला? सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, है ना। हमने बोला कि भाई हमारे जीनोम में कुछ 1.4 मिलियन लोकेशंस ऐसे हैं जहां पर एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड का हम सब में डिफरेंस है, यानी कि 4 लोगों का डीएनए में उसी लोकेशन पे देख रही हूं, है ना। तो एक में अगर ए है, दूसरे में जी है, तीसरे में सी है और चौथे में टी है। ऐसा सिंगल न्यूक्लियोटाइड का डिफरेंस दिख रहा है कितने जगह पर? 1.4। ये सारा डेटा इंपॉर्टेंट है, देखो, है ना। तो ये याद रखना है, ठीक। और लास्ट कि जो आपका क्रोमोसोम है ना,
तो वो क्रोमोसोम 1 से हम क्या बोलते हैं, कितने टोटल क्रोमोसोम है, 23 पेयर्स है, 46 क्रोमोसोम्स है टोटल, है ना, जो कि पेयर में है। तो 1 का पेयर, 2 का पेयर, 2 का पेयर, 3 का पेयर, 4 का पेयर, 5 का पेयर, ऐसे है ना। टोटल कितना है, 23 के पेयर तक है ना। तो जब आप 1 2 3 4 ऐसे बढ़ रहे हो क्रोमोसोम की तरफ, तो एक्चुअली क्रोमोसोम साइज घटती जा रही है, यानी कि क्रोमोसोम नंबर 1 सबसे बड़ा है। और जो लास्ट क्रोमोसोम होता है वो क्या होता है, अगर मेल है तो एक्स वाई और फीमेल है तो एक्स एक्स, है ना। तो जो लास्ट मेल वाला क्रोमोसोम है वाई, वो सबसे छोटा क्रोमोसोम है। ठीक, अब यहाँ पर कितने जीन है आपको याद रखने, है ना, ये एक बात आपको याद रखनी है जो कि इंपॉर्टेंट है। आपको बोला जा रहा है क्रोमोसोम 1 में आपको 2968 मिलेंगे और क्रोमोसोम वाई में 231 मिलेंगे, है ना। ये नंबर्स इंपॉर्टेंट हैं, तो आपको ये नंबर्स याद रखने हैं। 2968 और 231 अब इंपॉर्टेंट हो गया। एसएनपी कितनी जगह पर मिल रहा है, 1.4 मिलियन, इंपॉर्टेंट। लेस देन 2% प्रोटीन के लिए कोड करा है। 50% जो डिस्कवर्ड जिनका तो फंक्शन नहीं पता हमें। 99.9% हम सब सेम है। हमने कुछ 30,000 जीन डिस्कवर किए। लार्जेस्ट डिस्ट्रोफिन है 2.4 मिलियन बेसिस के साथ और एवरेज साइज है 3000। और ह्यूमन जीनोम में पता लगा कि 3164.7 मिलियन बेस पेयर का बना हुआ है। तो जो आपने गोल पढ़े, क्यों मेगा प्रोजेक्ट बोलते हैं, और जो रिजल्ट पढ़ा, ये सारा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और देखो एक क्वेश्चन तो आएगा, ये दो भी आ सकता है। तो आई होप आपको ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट समझ आ गया है। अगर समझ आ गया है तो वीडियो को लाइक करो। कौन सा टॉपिक नेक्स्ट पढ़ना चाहते हो जरूर से मैसेज करो मुझे, जो है चैट में जाकर। और जरूर से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके चैनल और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एवरीवन, बाय बाय, थैंक यू सो मच।